नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 विधायिका लेजिस्लेचर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस की बुक का संविधान क्यों और कैसे, संविधान का निर्माण, संविधान की फिलॉसफी और कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट चैप्टर नंबर 1, 9 और 10 कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण क्लास अटेंड करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, सभी बच्चे ध्यान से देखना। यह क्लास नॉलेज के हिसाब से भी काफ़ी मूल्यवान रहने वाली है और सिलेबस के हिसाब से भी काफ़ी मूल्यवान रहने वाली है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें चैप्टर नंबर 5 विधायिका करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम चैप्टर नंबर 4 और 6 भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको सरकार के बारे या संविधान के बारे में एक विस्तृत जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, चैप्टर नंबर 5 विधायिका लेजिस्लेचर और चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका, ये तीनों चैप्टर आपस में लिंक हैं। अगर आपने इन चैप्टरों में से एक को भी मिस किया तो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तीनों चैप्टर लगभग 20 से 25 नंबर के आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो एक एक करके अलग अलग वीडियो में इन चैप्टरों को हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज मैं आपको इन तीनों चैप्टरों के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा और साथ साथ हम विधायिका वाले चैप्टर को डिटेल में जानकारी करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो हमारा संविधान है, संविधान के बारे में मैं आपसे विस्तृत जानकारी आपको दे चुका था कि संविधान क्या होता है, कैसे होता है और हमारा संविधान किस प्रकार से बना था। लेकिन दोस्तों, किसी भी संविधान को चलाने के लिए ज़रूरी होता है वहाँ के नागरिकों द्वारा संविधान का पालन करना। लेकिन नागरिक किसी भी संविधान को तब पालन में लेके आता है जब वो संविधान सभी की आकांक्षाओं को पूरा करता हो। तो भारत में संविधान का निर्माण ऐसे किया गया ताकि सभी लोग उसका अच्छे से पालन करें। तो बेसिकली जो भारत के संविधान की जो पावर है वो मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड की है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है। और कभी कभी आपका एकेडमिक रूप से क्वेश्चन आता है कि संविधान के अंग कौन से हैं या सरकार के 3 अंग कौन से हैं। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया तो आप समझ लें आपने हमारा भारतीय संविधान काफ़ी हद तक अच्छे से जानकारी उसके बारे में प्राप्त कर ली है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि संविधान या भारतीय जो सरकार है, किसी भी सरकार के 3 अंग क्या होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब आते हैं हम थोड़ा एकेडमिक रूप से, जो आपका पॉलिटिकल साइंस की 11th की फर्स्ट बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है कार्यपालिका, चैप्टर नंबर 5 विधायिका और चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका यानी जुडिशरी है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले तीनों के बारे में एक बेसिक जानकारी दूंगा और यहीं से हम क्या करेंगे, विधायिका को शुरू करेंगे, तब जाके आपको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी समझ आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका क्या है। देखिए दोस्तों, कार्यपालिका जो होती है इसको हम समझ सकते हैं कि जो हमारी सरकार होती है उसको भी हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का मुख्य रूप से जो काम होता है, मेन काम होता है, वो होता है कानून को लागू करना। जी हाँ दोस्तों, कानून का जो निर्माण है वो संविधान सभा की जिम्मेदारी संविधान सभा ने विधायिका को दी है। विधायिका कार्य क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है मुख्य रूप से लॉ मेकिंग का, यानी कानून बनाने का, और कानून को इन्फोर्स करने का जो मुख्य काम होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव का, यानी कार्यपालिका का। अगर कोई कानून के साथ उसका कोई वायलेशन करता है, कोई उसका उल्लंघन करता है, तो उस पर न्याय करने का जो अधिकार है वो है जुडिशरी के पास। तो इस तरीके से हर चैप्टर में हम तीनों चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हम विधायिका से करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम विधायिका से शुरू करते हुए बाकी सभी चैप्टरों पे आएंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम विधायिका को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस वीडियो में खत्म करने की, नहीं तो मैं आपको आने वाले चैप्टर में मैं इसको और अच्छे से पाठ में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के जो हमारे टॉपिक है, तो सबसे पहले हमारे टॉपिक है कि विधायिका होती क्या है। ठीक है, और भारत में क्या सिस्टम है विधायिका को लेकर, फिर लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी चीज़ों की जानकारी हम देखेंगे और विधायिका क्या क्या काम करती है मैं ये भी आपको सब बताऊंगा, एकेडमिक रूप से भी और एज आ नॉलेज के तरीके से भी। तो आप अच्छे से सुनना और नोट्स को लिख लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या
टेलीग्राम पे मैसेज कर देते। टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं सारे नोट्स बच्चों को भेज चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि विधायिका क्या है। चैप्टर नंबर 5 है, हमने 4 से शुरू नहीं किया क्योंकि पहले 5 समझ आएगा तब जाके आपको 4 आप समझ पाएंगे। देखिए डेफिनेशन, देखिए बड़ी सिंपल परिभाषा। विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून निर्माण का कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, सिंपल से करता है लॉ मेकिंग। आपको पता है किसी भी देश को चलाने के लिए कानून बहुत ज़रूरी होता है, तो भारत में जो कानून का जो निर्माण है वो करता है लेजिस्लेचर यानी विधायिका। ठीक है ना, ध्यान रखना। और भारत की जो विधायिका होती है, जो लेजिस्लेचर होता है, वो जनता के द्वारा चुना होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोकसभा के लिए हर 5 साल में एक वोट करते हैं जिसमें हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, और वो गवर्नमेंट हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करती है विधायिका के साथ मिलकर। ठीक है, तो बेसिकली विधायिका को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। विधायिका हमेशा दो टाइप की होती है, एक तो एक सदनात्मक यानी यूनिकैमरल, एक होती है बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनात्मक। तो मैं आपको सीधा स्पष्ट बता देता हूँ कि भारत में बाई कैमरल यानी द्विसदनात्मक विधायिका को अपनाया गया है। ठीक है, देखिए आपने, मैंने एक फ्लो चार्ट देखी यहाँ पर। विधायिका को एक होते हैं यूनियन की विधायिका, राष्ट्रीय विधायिका जिसे हम कहते हैं संसद पार्लियामेंट, इसको आप भली भांति जानते होंगे। एक होती है स्टेट की विधायिका जिसको हम विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, विधानमंडल के बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं लेने वाले, क्योंकि चैप्टर में विधानमंडल के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। हम टोटली जो पढ़ने वाले हैं वो पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहले विधानमंडल के बारे में स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, राज्य की जो विधानसभा विधानमंडल होता है उसमें दो टाइप की विधानमंडल होते हैं। एक तो विधानसभा जो सभी राज्यों में है, और एक होता है विधान परिषद। मैं आपको बता देता हूँ, विधान परिषद अभी भारत के केवल 6 राज्यों में है। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो आप इसे 6 कर लेना, जिसमें यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले कुछ साल में 2 यूटी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये होता जो विधानसभा होती है वो 28 स्टेट और 8 यूटी सभी में होती है, और इनका काम भी क्या होता है, स्टेट के लिए कानून का निर्माण करना। ठीक है, तो आप इसके इस विधानमंडल के बारे में बेसिक जानकारी ये रखिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि किसी राज्य की जो विधायिका है वो यूनिकैमरल यानी एक सदनात्मक या बाई कैमरल यानी 2 सदनात्मक होने का जो निर्णय होता है वो स्टेट के पास होता है, ना कि केंद्र के पास। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, और जो सबसे हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि आज इसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, वो है यूनियन की पार्लियामेंट यानी संसद। जो सेंटर की जो विधायिका है उसको हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। बेसिकली आपको शायद पता होगा कि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं या हिस्से होते हैं। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को हम एग्जीक्यूटिव वाले टॉपिक में अच्छे से करेंगे, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि संसद के फिलहाल 2 अंग है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो एक स्ट्रक्चर है हम डिटेल पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। और अपने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया तो आप यूँ समझ लेना कि आपने पूरी विधायिका के बारे में अच्छे से समझ लिया। लोकसभा में आपको पता होगा कि 545 सदस्य होते हैं यानी 545 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। इसमें 12 जो अपॉइंट करता है वो करता है राष्ट्रपति, और लोकसभा में जो 2 मेंबर होते हैं उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, मनोनीत करता है, ये आपको पता होगा, लेकिन अभी हम डिटेल में भी चर्चा करने वाले। तो फिलहाल आप 2 बातें ध्यान रखना कि जो हमारे सेंटर की जो विधायिका है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, और आज हम यहाँ पार्लियामेंट के बारे में ही अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि विधायिका हमेशा 2 टाइप की हो सकती है, एक तो यूनिकैमरल और दूसरी बाई कैमरल, एक सदनात्मक और 2 सदनात्मक। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जो विधायिका अपनाई गई है वो अपनाई गई है द्विसदनात्मक। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि द्विसदनात्मक विधायिका क्या है, या भारत में 2 सदनों की व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है, या उसके लाभ क्या है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं, जी हाँ दोस्तों, जब 2 हाउस होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, तो उस व्यवस्था को हम द्विसदनात्मक या बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं। और जब किसी सभा में या विधायिका में एक सदन होता है तो उसे हम यूनिकैमरल सिस्टम कहते हैं। तो फिलहाल अभी भारत की जो सेंटर की जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक है अभी और हमेशा से।
और भारत के कुछ राज्य, जैसे 6 राज्य मैंने आपको बताया, इनके नाम आपको याद रखने हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाकी सभी राज्यों में यूनिकैमरल यानी एक सदनात्मक व्यवस्था है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में द्विसदनात्मक विधायिका को क्यों अपनाया गया, या संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्या है। इसके बहुत सारे कारण हैं। 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे सीबीएसई में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो पहला पॉइंट है कि भारत में द्विसदनात्मक विधायिका संसद की उत्पत्ति ऐतिहासिक है। 1919 में अधिनियम द्वारा भारत को द्विसदनात्मक विधायिका प्रदान की गई थी। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारा संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ था, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उससे पहले भारत में ब्रिटिशों का शासन था। तो ब्रिटिश काल में ही भारत में 2 सदनों की व्यवस्था थी, ठीक है। तो भारत के लिए ये 2 सदनों वाला जो व्यवस्था था वो एक एक्सपीरियंस किया हुआ व्यवस्था थी। तो इसलिए हमने क्या करा, 1950 के बाद भी 2 सदनों वाली व्यवस्था को अपनाए रखा, और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया था। ये आपको ज्ञात होगा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भारत जो था उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया था, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये मैं आपको पहले चैप्टर संविधान वाले टॉपिक में बता चुका था। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि 2 सदनों से क्या होता है कि जो कार्य होता है सदन का वो बढ़ जाता है। एक सदन पे किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं रह जाता, तो कार्य क्या होता है, आसानी से बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, तीसरा, समाज के सभी लोगों को या समान प्रतिनिधित्व, यानी समाज के सभी लोगों को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है, ठीक है। देखिए, अगर 2 सदन होंगे तो जाहिर सी बात है सदस्य ज़्यादा होंगे, सदस्य ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो मेंबर है वो भी ज़्यादा होंगे। तो मेंबर ज़्यादा होने से फ़ायदा ये होता है कि समाज के वो अलग अलग वर्गों का, अलग अलग क्षेत्रों का वो प्रतिनिधित्व सदनों में कर सकता है, उनकी आवाज़ सदन के अंदर बन सकता है, ठीक है। फिर चौथा जो पॉइंट है वो है कि एक सदन में लिया गया फैसला दूसरे सदन में पुनर्विचार। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए यूनिकैमरल सिस्टम में एक दिक्कत ये होती है कि उस सदन में विचार जब होता है तो वो एक सदन से पास होकर चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक सदन में एक पार्टी की डोमिनेंस रहती है, तो वो किसी टाइप के जो बिल को है, जो कानून है, उसको पास कर देती है। लेकिन 2 सदनों से फायदा ये होता है कि अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है या लोगों के खिलाफ है तो उसको 2 बार पुनर्विचार करने का मौका मिल जाता है। तो बाईकैमरल को सिस्टम हमने इसलिए अपनाया ताकि इसको हम अच्छे से समझ पाए। उसके बाद सदन के प्रत्येक मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 सदन की व्यवस्था पहले सदन की निरंकुशता को रोक देती है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि भारत में जब द्विसदनात्मक को अपनाया गया था, यानी बाईकैमरल सिस्टम को अपनाया गया था, तो इसका बहुत सारा फायदा हमें देखने को मिला। तो अगर ये क्वेश्चन है तो आपको 2 या 3 के हिसाब से इस तरीके से मेंटेन करके लिख देना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको बताया कि टोटली विधायिका में हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि पार्लियामेंट के 2 हाउस है, यानी 2 सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा, ठीक है। तो लेकिन उसको समझाने से पहले मैं एकेडमिक रूप से आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी मूल्यवान है, काफ़ी चांसेस है हर बार यहाँ से ये क्वेश्चन आने के 100 में से 100% चांस रहते हैं कि विधायिका असल में करती क्या है। एक सेकंड में क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपको, फिर मैं लोकसभा और राज्यसभा के अंतर के बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कई टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन जो आता है, संसद क्या करती है। दूसरा क्वेश्चन, संसद की आवश्यकता। तीसरा क्वेश्चन, हमें संसद क्यों चाहिए। तो देखिए, संसद का काम सिर्फ लॉ मेकिंग का नहीं होता, संसद के बहुत सारे काम होते हैं। मैं आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं। फंड, जैसे इंग्लिश के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। हिंदी में आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में भी मैंने सेम टू सेम नोट्स बनाए हैं ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी अच्छे से समझ आ सके। तो अगर इंग्लिश में क्वेश्चन जैसे फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। तो आसान भाषा में क्वेश्चन यही आएगा कि संसद का काम क्या है। तो अभी तक मैंने आपको सबसे पहले बताया कि विधायिका और संसद तो बात एक ही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि संसद का जो सबसे मुख्य काम होता है वो होता है कानून का निर्माण करना। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि संसद का मुख्य काम कानून निर्माण करना होता है, लेकिन संसद उसके साथ भी बहुत सारे कार्य करती है। तो मैं एक एक कार्य को आपको अच्छे तरीके से बताने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। लगभग 6 या 7 पॉइंटों के माध्यम से मैंने आपको
काम बताएं कि संसद क्या क्या करती है, और आप 5 या 6 पॉइंट भी अगर लिख देते हैं अपने नोट पेपर में, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो एक एक काम करके देखते हैं कि संसद क्या करती है। सबसे पहला काम होता है कानून का निर्माण करना, यानी लॉ मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया कि पार्लियामेंट का, विधायिका का जो सबसे पहला काम होता है, संसद का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कानून का निर्माण करना, और कानून ऐसा होना चाहिए जो देश की भलाई में सहायक हो। ठीक है। दूसरा काम होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करना। दोस्तों एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया, वैसे मैं आपको डिटेल एग्जीक्यूटिव के बारे में, कार्यपालिका के बारे में फोर्थ चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ शॉर्ट में कवर कर देता हूँ कि कार्यपालिका का मतलब हमारी सरकार से है, हमारी गवर्नमेंट से है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है देश को चलाने की, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यदि कोई गवर्नमेंट देश के अगेंस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करती है, तो ऐसे में उस पर जो कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारी पार्लियामेंट के पास होती है। और जो संसद जो होती है, या जो विधायिका जो होती है, वो कार्यपालिका पर विभिन्न तरीकों से कंट्रोल करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संसद कार्यपालिका पर कंट्रोल कैसे करती है। तो इसका जो आंसर है मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन अलग से यहाँ पर आ जाता है। फिर तीसरा पॉइंट जो आता है हमारे संसद का, वो आता है वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल वर्क। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो संसद जो होती है, अब कार्यपालिका जो होती है वो क्या करती है, देश से संबंधित बजट को पेश करती है, धन उपलब्ध कहाँ लगाना है, कितना पैसा, वो सारी करती है। अगर मान लीजिए कार्यपालिका कोई पैसे का गलत मिसयूज करती है, भ्रष्टाचार जैसी कोई बात होती है, तो संसद क्या करती है यहाँ पर, उनको उसके ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल रखती है। ठीक है, और सरकार को धन उपलब्ध करवाती है, और सरकार को एक जवाब देना होता है पार्लियामेंट में कि हमने पैसा कहाँ लगाया, कहाँ नहीं। तो इस तरीके से संसद क्या करती है, एक अपना कार्य करती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, प्रतिनिधित्व। एक सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, संसद जो होती है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर क्या होता है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और चुनाव में जिन मेंबरों को, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं जिसको हम आम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, तो जब उनमें हम किसी सदस्य को चुनते हैं तो वो हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर करता है। लोकसभा में आपको मैंने बताया कि 5 और 5 सदस्य होते हैं टोटल, और समाज के अलग अलग वर्गों का, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, ठीक है, समाज के सभी वर्गों का वो क्या करता है, संसद प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि वहां पर सभी लोग जिनको रिप्रेजेंटेटिव चुना लोगों ने, वो अपनी बात को, अपने क्षेत्र से संबंधित बात को संसद के अंदर रखते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन ही हो जाता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, अमेंडमेंट फंक्शन। अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है, यदि मान लीजिए जब संविधान में हमें कोई संशोधन करना होता है तो हमें वहाँ संशोधन की जरूरत पड़ती है। और संशोधन के बारे में पिछली वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट चैप्टर नंबर 9 में मैं आपको काफ़ी विस्तृत जानकारी दे चुका हूँ। अगर आपको संविधान में संशोधन कैसे होता है तो वो वीडियो आपको देख लेनी है अभी के अभी। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखना कि संसद ही एक ऐसी पावर है देश के अंदर जो संविधान संशोधन कर सकती है, कोई दूसरी पावर ऐसी नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और कानून कैसे बनता है, संशोधन कैसे होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, 5 फंक्शन हो गए। उसके बाद आता है अगला काम संसद का। अगला काम होता है दोस्तों संसद का चुनाव संबंधित कार्य। देखिए पहली बात तो चुनाव संबंधित यानी इलेक्शन से रिलेटेड काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो हम नहीं करते, लोग नहीं करते, हम बस अब इनडायरेक्ट वोट करते हैं। क्योंकि हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, एमएलए और एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, सांसद और विधायक, वो चल के आगे क्या करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है तो एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर 7 पॉइंट आता है बहस का मंच, डिबेटिंग फंक्शन। देखिए संसद क्या होता है, मैं आपको बताया कि जब संसद में कोई भी लॉ मेकिंग होता है, कानून आता है, तो वहाँ पर डिबेट होती है। और देश, किसी भी देश में कानून बनने के लिए डिबेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब कोई डिबेट होती है तो उससे, डिबेट का एक अच्छा फ़ायदा ये होता है कि उससे कोई ना कोई पॉजिटिव निष्कर्ष निकल कर आता है। तो संसद भारत का सबसे बड़ा डिबेटिंग फंक्शन है, मंच है, जहाँ पर विभिन्न नेता कानून को लेकर डिबेट
करते हैं। और लास्ट जो आता है वो आता है जुडिशियल फंक्शन यानी न्यायिक कार्य। तो न्यायिक कार्य में क्या होता है कि संसद के पास एक सुप्रीम पावर होती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो हटाने की जो पावर होती है, ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर इनको हटाना होगा किसी कंडीशन में तो केवल एक ही सुप्रीम पावर है और उसका नाम है पार्लियामेंट यानी संसद। और कोई दूसरी पावर नहीं जो इनको हटा सके, ठीक है। अब इनको हटाते कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आपको बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि संसद का मुख्य काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको यहाँ 8 पॉइंट बताया है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 6 में आता है तो आप सिर्फ 6 और 7 लिख देंगे तो भी आपका काम यहाँ पर अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप पॉइंट लिखिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप यदि करेंगे तो सामने वाला जो एग्जामिनर है, जो टीचर है, वो आपसे काफ़ी इंप्रेस हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो यही था, उसके बाद इस क्वेश्चन में तो यही था। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि संसद जो होती है उसके 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट है, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब मैं आपको राज्यसभा लोकसभा के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दूंगा। मैं आपको बताने से पहले एकेडमिक रूप से बता देता हूँ, राज्यसभा लोकसभा पे 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है रचना, यानी स्ट्रक्चर क्या है लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है पावर पे। देखिए मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा संसद ही है, ठीक है ना। लोकसभा, राज्यसभा संसद ही है, तो इनके जो कार्य होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी जो कार्य बताया ना, तो पावर में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आपका सबसे जो मेन क्वेश्चन जो बनता है वो आता है संरचना पर, ठीक है, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। बहुत सिंपल है, बस आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेना ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। देखिए, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा जो होता है वो संसद का यानी पार्लियामेंट का फर्स्ट हाउस है और इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोकप्रिय है, लोकप्रिय क्यों है यानी ये ज़्यादा खास क्यों है हमारे लिए, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो राज्यसभा है वो द्वितीय यानी सेकंड हाउस है, लेकिन ये क्या है, अपर हाउस है, ठीक है। अपर हाउस क्यों है ये भी इसका रीजन बताऊंगा, क्योंकि कभी भंग नहीं होता यानी कभी ये टूटता नहीं है। अभी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो लोगों द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर को लोग नहीं चुनते, वो चुनते हैं उनको इनडायरेक्ट। यानी मैंने आपको बताया ना कि हम चुनते हैं एमएलए को, विधायक को लेजिस्लेचर असेंबली के चुनावों में, और वो ही नेता आगे चल के किसको चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ पीपल। तो लोकसभा राज्यसभा को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये जो संख्या है वो है 545 है। और राज्यसभा यानी जो राज्यसभा उसकी जो सदस्य संख्या हो सकती है वो लगभग 250 हो सकती है, जिसमें 238 मेंबर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं और लोकसभा के 2 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें बेसिकली आपको सिर्फ सारी चीज़ें याद करनी है, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू के टाइम में भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, वर्तमान समय में लोकसभा में 545 मेंबर है, जिसमें से 543 लोग चुनते हैं और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। और राज्यसभा में भी 245 सदस्य है, जिसमें से 238 को राष्ट्रपति एमएलए चुनते हैं और 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति चुनता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 12 मेंबर या तो कोई पब्लिक फिगर होगा या कोई बॉलीवुड एक्टर हो सकता है, यानी जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया होगा, ऐसे लोगों को चुना जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी, रेखा, या जो भी अमिताभ बच्चन वगैरह जैसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो लोगों में जिनकी पहचान होती है, तो राष्ट्रपति ऐसे लोगों को भी मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को और राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आपका आंसर यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, जो
टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 साल का, जबकि राज्यसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 साल का। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि राज्यसभा के जो मेंबर है वो हर 2 साल में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल में चेंज होते हैं, इसलिए लोकसभा कभी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, और लोकसभा भंग हो जाती है अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले भी, या 5 साल के कार्यकाल पूरे करने के बाद भी। ठीक है, अब भंग होने का मतलब यहाँ ये होता है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकसभा का इलेक्शन कौन करता है, डायरेक्ट हम लोग करते हैं। और इसलिए करते ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को बना सके। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, 272 सीटें मिल जाती है, वही पार्टी आगे चल के एग्जीक्यूटिव का निर्माण करती है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश देश में जो जिन पार्टी को हमने चुना है वो अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाती, तो लोकसभा भंग हो जाएगी। लोकसभा का जो इलेक्शन है वो फिर दोबारा से होगा। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं पहली बात तो इनडायरेक्ट नहीं चुने जाते। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि उनका जो 2 साल का जो 6 साल का टाइम पीरियड होता है, जो हर 2 साल बाद उसके मेंबर क्या होते रहते हैं, स्टेट के द्वारा चेंज होते रहते हैं। तो राज्यसभा कभी भी यहाँ पर भंग नहीं होती। इसलिए जो राज्यसभा है उसको एक परमानेंट सदन कहा जाता है, परमानेंट हाउस कहा जाता है। लोकसभा को एक टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। एक और बेसिक फैक्ट है यहाँ पर रचना से जोड़ा कि लोकसभा की जो अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए आपको कम से कम 25 एज होनी चाहिए, और जबकि राज्यसभा के लिए कम से कम 30 की एज होनी कंपलसरी है। ठीक है ना, तो ये जो चेंजेस थे ये थे बेसिक चेंजेस थे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर 4-6 मार्क्स का भी आ सकता है कि उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है वो एमसीक्यू के रूप में पूछा गया है कि प्रथम या सेकंड हाउस कौन सा है, उच्च हाउस, ठीक है, या निम्न हाउस कौन सा है, ये वगैरह इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा की पावर में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो जो पावर हमने अभी पार्लियामेंट की पढ़ी है वही पावर इन दोनों की सेम है, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ स्पेशल राइट है। वो स्पेशल राइट क्या है मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करूंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट सेम होंगे तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहला काम है लोकसभा। पहले हम लोकसभा राज्यसभा को साथ साथ देखते हैं। लोकसभा क्या करता है, संघ सूची, ठीक है, यूनियन लिस्ट, समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पे कानून बनाता है, क्योंकि ये यूनियन के पास राइट होता है। ठीक है, राज्यसभा सामान्य विधेयक पर विचार करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। देखिए क्या होता है कि बिल जो होता है, बिल माने कोई भी जब कानून होता है उससे पहले वो एक बिल होता है, तो राज्यसभा यहाँ पर क्या करते हैं, उस बिल पर अपनी सहमति देती है। ठीक है, और अगर वो बिल उसको अच्छा नहीं लगा तो उसको दोबारा से अमेंड के लिए कहाँ भेज सकते हैं, लोकसभा में भेज सकती है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि लोकसभा में धन विधेयक तथा सामान्य विधेयक को प्रस्तुत में पास किया जाता है। ये सेम प्रोसेस कहाँ पर आता है, राज्यसभा में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मनी बिल जो होता है, धन विधेयक जो होता है, वो सबसे पहले लोकसभा में आएगा। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में मनी बिल के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको फिलहाल ये बता देता हूँ कि मनी बिल केवल लोकसभा में आएगा। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तीसरा काम आता है लोकसभा संविधान संशोधन करती है, राज्यसभा उसको सहमति देता है, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, तो दोनों का काम यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया। और मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट भी क्या करती है, अमेंडमेंट करती है। फिर लोकसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, राज्यसभा के जो मेंबर है वो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये भी सिंपल है। लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय के और हाई कोर्ट के जजेस को चुनती है, उसको हटा सकती है। चुनने का काम तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट के पास होता है, और हटाने की जो पावर होता है वो राष्ट्रपति को हटाने की पावर और उपराष्ट्रपति को हटाने की पावर केवल पार्लियामेंट के पास होती है, जबकि इनको चुनने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। ये आपको पता होना चाहिए सब कुछ। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा इमरजेंसी पे अपनी सहमति देते हैं अगर किसी कारणवश देश में इमरजेंसी लगती है। अब इमरजेंसी क्या होती है ये मैं आपको एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि इमरजेंसी की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो ये थे उनके बेसिक काम। लेकिन अब आते हैं हम थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, सिंपल है, दोनों के सेम ही है। उसके बाद लोकसभा की और राज्यसभा की विशेष शक्तियों का मतलब है इनकी स्पेशल पावर।
लोकसभा की जो पावर है वो राज्यसभा की नहीं हो सकती स्पेशल पावर में, और जो राज्यसभा की पावर है वो लोकसभा की नहीं होती। इसी को हम बोलते हैं विशेष शक्तियां या स्पेशल पावर। ठीक है, क्या क्या पावर है देखते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। मैंने आपको बताया कि जो मनी बिल होता है वो केवल और केवल लोकसभा में ही आ सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि मंत्रि परिषद कैबिनेट जो होती है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा के लिए। यदि मान लीजिए कैबिनेट समय से पहले भंग हो जाती है तो वो सिर्फ लोकसभा के लिए जिम्मेदार है, ना कि वो राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट चलती रहती है। अब आते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। यदि मान लीजिए कि स्टेट लिस्ट का कोई टॉपिक उनको लगता है कि वो कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करती है कि इस राज्यसभा अपनी पावर का यूज करके उसका जो राइट है वो सेंटर के पास आ जाता है, यानी पार्लियामेंट के पास आ जाता है। तो ये एक पावर होती है राज्यसभा की। उसके बाद राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर एक नई अखिल भारतीय सेवा है, ठीक है ना, तो ये भी स्थापित कर सकती है। तो आप इनको अच्छे से समझ लेना या याद कर लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है लोकसभा और राज्यसभा से। बेसिकली चांस ज़्यादा क्या होता है कि रचना से जुड़े क्वेश्चन या स्ट्रक्चर से जुड़े क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी भी क्वेश्चन राज्य लोकसभा और राज्यसभा के में अंतर भी आ जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में सभी टाइप की जानकारी यहाँ पर दी। उम्मीद करूंगा सभी आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ इस वीडियो का, और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कानून कैसे बनता है, विधेयक क्या होता है, बिल क्या होता है, संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करती है, और अगली वीडियो में अध्याय को हम समाप्त करेंगे। लेकिन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोकसभा होती है वो राज्यसभा से क्या होती है, मजबूत होती है। हालांकि मैं बता दूं कि जो लोकसभा होता है उसको निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन, लेकिन फिर भी जो लोकप्रिय सदन जो है या जो एक फेमस जो एक हाउस है वो लोकसभा ही है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी है, तो कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि लोकसभा राज्यसभा से मजबूत ज़्यादा कैसे है। तो इसके क्या रीजन है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला जो रीजन है वो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने होते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के मेंबर को डायरेक्ट जो वोट करता है वो कौन करती है, पब्लिक करती है, जबकि राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं होता। दूसरी जो फीचर है वो ये है कि लोकसभा के मेंबर की संख्या ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू राज्यसभा, ठीक है, ये भी खास है। तीसरा जो पॉइंट है कि लोकसभा के पास शक्तियां यानी पावर ज़्यादा होती है राज्यसभा से के अकॉर्डिंग, जैसे मनी बिल वाली पावर, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी पावर है जो लोकसभा के पास है, ना कि राज्यसभा के पास, ठीक है। उसके बाद धन विधेयक जो मनी बिल है केवल कहाँ पेश होगा, लोकसभा में ही पेश होगा। राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन उस पर वो असहमति नहीं जता सकती। आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है, तो आपको वो 14 डे के लिए रोक सकती है, लेकिन 14 डे तक अगर उस पर कोई सहमति नहीं देती तो वो बिल ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। उसके बाद कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है, तो जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। उससे गवर्नमेंट से क्वेश्चन करके या प्रश्नकाल शून्यकाल जो होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। प्रश्नकाल शून्यकाल मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। अगली वीडियो भी हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंट मोशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सरकार कुछ गलत कर रही है तो पार्लियामेंट के पास एक या लोकसभा के मेंबर्स के पास एक प्रस्ताव होता है कि वो लोकसभा को अविश्वास प्रस्ताव लाए सरकार के खिलाफ और उसको हटा दे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अविश्वास जो प्रस्ताव है वो कभी पास नहीं होता, मतलब होता है लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत लंबी प्रक्रिया है और यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न थे कि जिससे लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा मजबूत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो संसद के बारे में जानकारी दी, विधायिका के बारे में जानकारी दी, बाई कैमरल यूनिकैमरल लोकसभा राज्यसभा के बारे में जानकारी दी, सब के सब आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो मेरी समझ आ रही है तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए,
ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो लोगों की समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद। जय हिंद।